जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से हमारे खास मेहमान गिरिधर मामिडी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, अभी पेंटागन की रिपोर्ट आई है और उसमें यूएस कांग्रेस ने कई सारी चीजें जो है वो हाईलाइट की गई हैं। एक तो ये कि चाइना को ये कहा गया कि चाइना जो है वो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो बिगाड़ रहा है। और दूसरा ये कि जो चाइना डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, जो गहरे संबंध है, दोस्ती है, और भारत के साथ एक नर्म रवैया अख्तियार किया है। तो जो चाइना का डबल गेम है उसको भी हाईलाइट किया गया है। जो ये पेंटागन रिपोर्ट है बड़े कई सारे जो चाइना के मकसद है उनको हाईलाइट कर रही है। किस तरह से देखें सर, कई सारी बड़ी इसमें चीजें हाईलाइट की गई हैं। आप कैसे देख रहे हैं अपडेट को? क्या वाकई में जो रिपोर्ट है वो चाइना के इस गेम को हाईलाइट करती है, या फिर अमेरिका भी ऑफ कोर्स जो भारत के बैकयार्ड है उसमें कई सारी चीजें कर रहा है? तो ओवरऑल किस तरह से देखा जाना चाहिए इस रिपोर्ट को? और समय भी ऑफ कोर्स, टाइमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिपोर्ट जो बोला है वो सही बोला है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। क्योंकि चाइना तो वही कर रही है। चाइना तो एक 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 हमारे साथ ट्रेड करना चाहती है, रिश्ता आगे लेके जाना चाहती है, और पीछे से पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रही है। उनको अभी नया पनडुब्बिया दे रहा है, कोई 8 पनडुब्बिया दे रहा है, जो वो पूरा मॉडर्न पनडुब्बिया वो दे रहा है। फिर उनको JF-35 की बात हो रही है, उनको JF-35 देने की। फिर को प्रोडक्शन बहुत कुछ और आर्मामेंट्स कर रहा है। फिर उनको इंटेलिजेंस दिया है। इनके औकात ही नहीं है, इनका कोई सैटेलाइट भी नहीं है ऊपर पाकिस्तान का। उनका तो कोई स्पेस सुपार्को करके उनका एक, या इसरो से भी पहले एक संस्था उनका तो खड़ी होगी, मगर वो तो एक सैटेलाइट भी नहीं लॉन्च कर पाया वो। तो पूरा चाइनीज पे डिपेंडेंट थे। और पूरे ऑपरेशन सिंदूर में उनको लाइव फीड चाइना दे रही थी उनको। तो चाइना तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान अपना क्या कहते हैं, एक असेट मान के चलती है भारत को तंग करने के लिए। वही इस रिपोर्ट में भी निकल के आया है। उसमें कोई, हमें तो कोई मतलब कोई सरप्राइज नहीं है, तो हम पहले से ही जानते थे, वही उसमें बताया। मगर एक चीज उसमें जो लिखा है वो हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न होगी। वो है कि उसमें, उस रिपोर्ट में लिखा है, चाइना ये मानती है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक कोर इंपॉर्टेंस चाइना के लिए रखता है। चाइना जी, मानती है कोर कि दिस इज आवर इंटरेस्ट कोर उन्होंने इंटरेस्ट। घोषित किया है। कोर इंटरेस्ट घोषित किया है। जी, ताइवान की तरह। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो ताइवान के साथ जब जोड़ा है, ताइवान के ऊपर चाइना बहुत ही सेंसिटिव है। तो चाइना ताइवान के बारे में कुछ भी बोलेंगे वो बड़ी सख्त एक्शन लेगा। यहाँ तक जब नैन्सी पेलोसी आ रही थी अमेरिका से, उस समय ये लोग मिसाइल्स फायर कर रहे थे। बहुत मतलब टेंशन की सिचुएशन में नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी। और वो भी इनके मिसाइल फायरिंग रेंज से बच बच के, इतना लंबा सर्क्यूट मार के वो ताइवान में गई थी। फिर जापानीज पीएम की जो बयान था, बयान उनके पार्लियामेंट में दी थी, उसके चलते हुए देखा है आपने जापान के साथ क्या गुंडागर्दी कर रहा है चाइना। तो कोई भी ताइवान के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो भड़क उठता है चाइना, और एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। तो जब अरुणाचल प्रदेश भी वही उतना ही कोर इंटरेस्ट है, तो आप समझ सकते हो कि अरुणाचल के बारे में ये क्या करने वाले हैं। अभी फिलहाल उनका पूरा फोकस ताइवान है। ताइवान को हड़पने के बाद 2027 के अंदर, 2027 मैक्सिमम, उसके अंदर वो ताइवान को लेने का पूरा प्लान बना के रखा है। एक साल इधर उधर हो सकता है, उसके बाद फिर अरुणाचल के ऊपर ये लोग आएंगे। ये संकेत है। मतलब अभी तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा इधर उधर भाषण दे रहे हैं, या अपना क्लेम ऐसे ही बना के रखा है। मगर आने वाले दिनों में जब ताइवान चाइना में विलीन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटा है। तो दैट इज, मैं ऐसे समझता हूँ कि उस रिपोर्ट में हमारे लिए दिस इज द बिगेस्ट वन। बाकी सब हम जानते हैं पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, मगर इसमें अमेरिका का भी दोगलापन है। क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। और यहाँ शेख हसीना की सत्ता पलटने वाले भी अमेरिका है, डीप स्टेट है।
तो उनका बस उतना ही है कि भारत जो है चाइना से कुछ रिलेशनशिप नहीं रखना है, रशिया के साथ कुछ नहीं रखना है, हम जो बोलेंगे हमारी सामंत बन के रहना है, हमारी गुलाम बन के रहना है, वही उनका पूरा एजेंडा वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट इसके बारे में हम सीरियसली सोचना है। माओ जेडोंग जो पहला उनका जनरल सेक्रेटरी था सीसीपी का, उनका एक बयान 1950s में आया था कि पाम एंड फाइव फिंगर्स, पाम जो है वो तिब्बत है, बाकी लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये पांचों उंगलियां 100 साल खत्म होने तक इनको हम हमारी अधीन में लेना है। 100 साल मतलब वो 1949 में वो चाइना को कब्जा किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। तो 2000 मतलब 2049 आते आते ये पांचों उंगलियां हम लेना है, ये उनका स्टेटेड पॉलिसी है। तो उनका हर 5 साल का एक टारगेट भी रखे हैं लोग। 2027 2027-28 तक ताइवान को लेना है, फिर 2030-35 के अंदर अंदर नेपाल को लेना है, इसके बीच में भूटान ऐसे ही ले लेंगे वो लोग। मगर भूटान के साथ हमारी माहिदा है, हम उनके डिफेंड मतलब मिलिट्री, हमारी भारत की मिलिट्री जाके उसको प्रोटेक्शन देगी, इसके चलते हुए शायद भूटान को थोड़ा डिले करेंगे और लद्दाख भी वो टच नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव विल बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नो फ्लाई जोन रखेंगे, फिर बहुत तंग करेंगे। ऑलरेडी शुरू कर दिया ना, एक महिला गई थी यूके से जो अरुणाचल में पैदा हुई थी, उनका पासपोर्ट को इनवैलिड करार के उसको इतना तंग किया। फिर इनफैक्ट सर हमारी एक कल वुशु इंडियन इंडियन इन्फ्लुएंसर को भी कल परसों के रिपोर्टर्स 15 घंटे डिटेन किया गया एयरपोर्ट पे। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और हमारी वुशु स्पोर्ट्स टीम जब जा रही थी उसमें एक दो बंदे अरुणाचल से आ रहे थे, और उनका भी स्टेपल्ड वीजा दिया था, हमने ऑब्जेक्ट किया, फिर उसको बायकॉट भी किया। तो ये बहुत दिन से चली आ रही है। और बीच बीच में हर साल 2 साल में वहां की अरुणाचल में जितनी भी जगह है, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे शहर गांव हो, उनका चाइनीज नामकरण करते जा रहा है वो। तो इनका एजेंडा में कोई फर्क, कोई डिफरेंस नहीं है, वही चला रहे हैं। मगर जब ताइवान की फोकस है, ताइवान को खत्म करने के बाद अरुणाचल के ऊपर आएंगे। इनमें देखेंगे तो हमारी 3 एरियाज हैं जो इस 5 उंगली में है। वो एक लद्दाख है, फिर आपकी सिक्किम है और अरुणाचल। ये तीनों के ऊपर ये कुछ ना कुछ करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखा है। 2049 आते आते ये सब चाइना के मेनलैंड उनके लीगल टेरिटरी में विलीन होना है, वो उनका एक स्टेटेड पॉलिसी है। अभी नेपाल का देखिए, नेपाल तो इतना मतलब उसका कोई सरकार नहीं है, उनका कोई लीडरशिप नहीं है, पूरा टूटा पड़ा हुआ है, उसका पूरा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पूरा टूट गया। जब उनके जो किंग था यहाँ बीरेंद्र बिक्रम शाह, फिर उनके भाई था, जब उसको खत्म करके इसको सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ले आया, पूरे कम्युनिस्ट ने चलाए उधर, चाहे वो प्रचंडा हो, चाहे वो केपी शर्मा ओली हो, ये लोग चलाए ना उसको। तो पूरा चाइना के कब्जे में चला गया। चाइना उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया, पूरे गांव गांव में ये लोग स्कूल्स बनाया, और हर स्कूल में चाइनीज मैंडरिन सिखाना है। तो ये सब किया है। जब वो सिखाएंगे तो फ्री में वो पूरा स्कूल मिलेगा नेपाल को। इसीलिए बहुत इन्फ्लुएंस किया। और केपी शर्मा ओली यहाँ तक हमारी जो लिपू लेक, लिम्पियादोरा और काला पानी का एरिया जो है, नेपाल में दिखा दिखा के वो नोट में भी चेंज किया, पार्लियामेंट में भी रेजोल्यूशन पास किया। ये सब चाइना का साजिश था। तो अभी चाइना इज वेरी, नेपाल इज वेरी वल्नरेबल, उनका इतना तगड़ा सेना तो है ही नहीं है। तो ये क्या कहते हैं उसको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत वो ये क्या कहते हैं उसको, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से चलते हुए लासा से काठमांडू तक एक 4 लेन रोड बना रहा है, ये पूरा नेटवर्क बना रहा है। तो वो कहता है कि हम फ्रेंडशिप, नेपाल चाइना फ्रेंडशिप है इसीलिए बना रहे हैं। एकदम से देखिए अब 2035 2036 के उस आसपास, उस अराउंड दैट टाइम फ्रेम, ये लोग वहां से पूरा PLA फौज आएगी और नेपाल को कब्जा कर लेगी। नेपाल और भारत के बीच में कोई मिलिट्री समझौता नहीं है, हम उनके रेस्क्यू में जा भी नहीं सकते हैं। तो नेपाल ऐसे ही वो कभी जो जिस दिन चाहा उस दिन जाके वो उसको अड़प लेगा, फिर वहां से सीधा चिकन स्नेक तक आएगा। क्योंकि चिकन स्नेक क्या है, भूटान,
नेपाल, बांग्लादेश, ये 3 बैठा है उधर, छोटा सा हमारी स्ट्रिप पड़ी है। तो नेपाल पे आ जाएंगे, फिर भूटान को भी धमकी देके वो डोकलाम वो ले लेगा, और साइंस दिख रहा है। उनका प्राइम मिनिस्टर अभी जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आया। तो उधर भी ये चाइना अमेरिका का दोनों का वहां चल रहा है, भारत को नजरअंदाज करके वहां भी चल रहा है। तो डोकलाम की वो जो स्ट्रेटेजी था चाइना का वही है। डोकलाम एक पहाड़ है, और इनके कंट्रोल नीचे है, उसके नीचे है चाइना का। वो रोड बना रहे थे, जब ये ऊपर पहुंच जाएंगे वहां से सीधा आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे फायर कर सकता है वो। तो इसीलिए वो चाहिए। भूटान को ये ऑफर दिया है, आप डोकलाम हमें दे दो, और बाकी जो क्लेम्स नॉर्थ भूटान में है वो आपको वापस कर देंगे, ये बोला था वो। तो कभी ना कभी वो राजा भी एक पागल आदमी है, ही इज नॉट लाइक हिज फादर। जिग्मे सिंह वांगचुक जो था, इनके पिताजी जो था, वो अलग किस्म का बंदा था, भारत से बहुत प्रेम करता था, मगर ये बंदा एक कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो कभी भी चाइना के साथ ये जा सकता है, फिर हमें वो भी गड़बड़ होगी। तो चाइना की ये जो साजिश है इस एरिया में, वही इस रिपोर्ट में बताएगा, पेंटागन रिपोर्ट में। अमेरिका की रवैया ऐसा है कि अरुणाचल के बारे में हमारे साथ खड़ा है। अमेरिका के ऑफिशियल स्टैंड है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न भाग है, ये भारत का लीगल टेरिटरी है, ये ऐसा अमेरिका का स्टेटमेंट है। मगर जब पाकिस्तान की बारी आती है, पीओजेके की बारी आती है, गिलगिट बाल्टिस्तान की बारी उसकी बात आती है, तो अमेरिका इज वेरी डुप्लिसिट। वहां थोड़ा वेग रख के हमारी पूरी हमारी तरफ हमें समर्थन नहीं करती है। उनके एम्बेसडर गया था इधर मुजफ्फराबाद गया था, वहां जिन्ना हाउस करके एक है, जिन्ना एक दिन आया था उधर रेस्ट लेने के लिए, उसका जिन्ना में वो बना दिया, एक गेस्ट हाउस जैसा बना दिया, उधर गया था। फिर ट्वीट करता है, ब्यूटीफुल पाकिस्तानी कश्मीर करके लिखा है। मतलब ऑफिशियली देयर काइंड ऑफ सेइंग दैट ये पाकिस्तान का है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं बोला। मगर हमारी जब कश्मीर की बात आती है, इंडिया हेल्ड कश्मीर या इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ऐसा वो बोलते हैं। मगर पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तानी कश्मीर बोल रहा है। तो अमेरिका वहां डबल गेम खेल रहा है, तो चाइना भी वही खेल रहा है। ये दोनों की गेम के चलते हुए पूरे भारत की भूखंड जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, वो फंसी हुई है। तो उनका मल्टीपल कारण है। अमेरिका का कारण है कि चाइना को ये दोनों समुद्र के एक्सेस नहीं मिलना है, चाहे वो अरेबियन सी हो या बे ऑफ बंगाल, उनको डिनाई करना है। इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट बना के रखना है। वो एक है। चाइना का वही मकसद है, ये दोनों को काट के ये पूरा एक्सेस मिलना है उसको। क्योंकि उनका प्रॉब्लम है, उनकी समुंदर जो है, चाइना की समुंदर, साउथ चाइना, येलो सी जो भी है, वो आइलैंड से घिरा हुआ है। फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स आपको जापान है, फिलीपाइंस है, ताइवान है, और साउथ कोरिया है। तो वो ओपन समुंदर में, वो पैसिफिक ओशन में जा नहीं सकता है। ये चेन ऑफ आइलैंड्स पहला उनको रोकेगी। उसके बाद सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स भी है, आपको किरिबाटी, मार्शल आइलैंड्स, वनुआटू, गुआम, सोलोमन आइलैंड्स, पपुआ न्यू गिनी, बहुत से जितने भी वहां आइलैंड्स हैं, वो सब अमेरिकन बेसिस है उधर। तो उधर उससे भी आगे वो जा नहीं पाएगा। इनके बड़े बड़े लियोनिंग और जो भी है, इनके फूजियान, जो भी इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, निकलना हो तो इनके समुंदर से ही निकलना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। पंडुबिया भी जाना हो तो पकड़े जाएगा, तो कहा जा रहा है इनको पता चलेगा। तो ये यहाँ इंडियन ओशन में भी आना चाहता है, तो उनका मलक्का स्ट्रेट का एक प्रॉब्लम है। मलक्का स्ट्रेट 25 किलोमीटर का छोटा सा एक जगह है, उसमें उसके अंदर से आना है। जब आएंगे, फिर दोबारा हमारी जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे देश की, इंदिरा पॉइंट, और इंडोनेशिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सबंग पोर्ट है, ये दोनों के बीच में से जाना है। कोई 100-150 किलोमीटर का समुंदर है, तो उधर भी हम बैठे हैं, उधर गेट कीपर। तो उनका ये प्रॉब्लम है, इसीलिए उनको पाकिस्तान की सीपीसी प्रोजेक्ट उसी के लिए चला है, ताकि भारत और अमेरिका उनको यहाँ घेराबंदी करके उसको रोकने का एक उनका टेंशन है। तो जब हम उसको ब्लॉकेड करेंगे, चाइना ऐसे ही बैठ जाएगी, क्योंकि चाइना का फ्यूल का प्रॉब्लम है, एनर्जी क्राइसिस है उनका, और फूड क्राइसिस है। अब देखिए, चाइना इतना देश तो इतना बड़ा है, मगर ना जिंगजियांग में, वहां पूरा जिंगजियांग में टकला मकान, गोबी डेजर्ट है, वहां कुछ खेती नहीं हो सकती है। फिर तिब्बत, इतने ऊंचाई में ऑक्सीजन भी नहीं है, क्या आप क्या कल्टीवेशन कर सकते हो, कोई वहां तो सिंचाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा।
फिर मंचूरिया में भी यही प्रॉब्लम है, इनर मंगोलिया में भी प्रॉब्लम है। बस वो जो हान चाइनीज का जो एरिया है, यांगसे और येलो रिवर जाते हैं, वहीं उनका कल्टीवेशन, उनका खेती होती है। वो इतना बड़ा पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी है उनको। जब उनको यहाँ रोकेंगे तो फिर उनको ये तकलीफ होगी। तो मैं पूरा आपको एक कंप्रहेंसिव पिक्चर दिया आपको। आप चाइना की एंगल से आप सोचेंगे तो इससे उनका सिक्योरिटी डी रिस्क करना हो तो क्या करना है। फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर काट के बांग्लादेश से वो बे ऑफ बंगाल का एक एक्सेस चाहिए उनको। फिर पाकिस्तान के थ्रू वो बॉर्डर के थ्रू उनको उधर अरेबियन सी का भी एक्सेस चाहिए। ये उनका मकसद है। तो अपना गेम पूरा इनके बेसिस पे वो चलाता है। भारत का जो फौज है ना, हिमालय में बैठा है, उनको तंग करते रहते हैं ताकि हमारी पूरे बजट फौज के पास चले जाए, नेवी के पास कुछ पैसे ना बचे। नेवी के पास पैसा आएगा तो हम कभी भी चाइना को यहाँ रोक सकते हैं। तो वो उनका गेम वो चला रहा है। अमेरिका का गेम मैंने बोला इनको एक्सेस नहीं देना है, वो चला रहा है। फिर एक और है अमेरिका का एक सोच, पाकिस्तान में स्पेशली बलूचिस्तान इस एरिया में उनका प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि वहां से एक ईरान के ऊपर निगाह रख सकता है, फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो देख सकता है, वहां से ऊपर रशिया में क्या हो रहा है वो देख सकता है, फिर यहाँ चाइना के ऊपर भी वो विजिलेंस रख सकता है। ये सब रख के फिर भारत को भी तंग कर सकता है अमेरिका। अभी हमने झुका नहीं है उनके सामने, हम लेट नहीं गया उनके जो टैरिफ के धमकी से 50% डाला है, फिर भी हमने वी डिडंट बेंड। फिर आप देखिए वो उनके खेतियों का मतलब कॉर्न सोया खरीदने के लिए दबाव डाल रहा है, हमने मना कर दिया। उनके दूध खरीदने के लिए बोल रहा है, हम नहीं खरीद रहे हैं। तो इतने राउंड हो गए, लास्ट राउंड दिसंबर में कुछ उम्मीद था, वो भी फ्लॉप हो गया, अभी फरवरी के लिए पोस्टपोन भी हो गया। जब 5-6 महीने हो रहा है फिर भी हम कुछ ये नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें तंग करने के लिए इन दोनों को एक्टिवेट करेगा अमेरिका। क्या पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, इसको इस्तेमाल करेगा, इसीलिए उनको बुला के माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोल रहा है। आप तो डेमोक्रेसी के ठेकेदार हो ना, फिर यहाँ तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक टेररिस्ट, एक जिहादी फील्ड मार्शल को आप 3-3 4-4 बार आप व्हाइट हाउस बुला के उसको खिला रहे हो, तो आपकी क्या डेमोक्रेसी क्रेडेंशियल्स क्या बची है अमेरिका का। बस ये है इनके पूरे प्लान्स, ये है एक वहां प्रेजेंस रखे, ये एक विजिलेंस रखना है, दूसरा उनको इस्तेमाल करके हमें तंग करना है। ये दो चीज वो कर रहा है। पहले भी ऐसे ही हुआ था जब हमारे ऊपर इतने टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, जब हम पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेना चाह रहे थे, अमेरिका ने हमें सख्त मना कर दिया और बोला कि आप कदापि नहीं करोगे, क्योंकि वो उनका अफगानिस्तान का प्लान चल रहा था। इसी चीज के चलते हुए वो पाकिस्तान सोचा है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, भारत कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ टेररिज्म करते गया। जब जब पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता सुधरता है, हमारी देश में एक कुछ ना कुछ कांड करते ही रहता है। यू कैन एक्सपेक्ट और भी 2-3 बड़े बड़े यहाँ अटैक्स होंगे, मगर उनको ये डर है कि इस बार पाकिस्तान से तारे जुड़ते हैं तो फिर हम जाके फिर ठोकेंगे उसको, इसीलिए बांग्लादेश को इस्तेमाल करेगा। पूरा बांग्लादेश उनके कब्जे में ले लिया। तो ये यू कैन अंडरस्टैंड द चेस बोर्ड कैसा चल रहा है। तो हम T20 गेम नहीं खेल रहे हैं, हम लंबे खेलते हैं। पाकिस्तान कभी भी ब्रिलियंट है, वो टेक्निकल इश्यूज में बहुत ब्रिलियंट है। जो कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन किया हमें पता भी नहीं था, वंडरफुल स्पेक्टाकुलर इन्फिल्ट्रेशन किया, पूरा पहाड़ों के ऊपर आके बैठ गया, हमारी पूरी जो रोड थी वो फंस गया, हमारी जो नेशनल हाईवे उनके फायरिंग रेंज में आ गया। तो दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव, बट स्ट्रेटेजिकली वो फ्लॉप हो गया ना। लॉन्ग टर्म मेजर्स हम और कुछ मेजर्स लिया, फिर उसको वहां से धक्का दे दिया, धकेल दिया, फिर बाद में धीरे धीरे से हम हमारी जो आर्टिकल 370 निकाला, उनके इकोनॉमी को तबाह किया, बहुत कुछ किया। सो शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान जीतता है, लॉन्ग टर्म में हम फिर दोबारा गेम में आ जाते हैं भारत। इसीलिए शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान होगा ऐसा मैं मानता हूँ, कुछ ना कुछ करेगा। असीम मुनीर बहुत से मुस्लिम देशों में जा रहा है, एक गुट बनाने का, एक ग्रुप बनाने का कोशिश कर रहा है, फिर अमेरिका का सपोर्ट है ही ऐसे ही। सर इस पॉइंट पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आसिम मुनीर कर रहे हैं, और इस पे मैंने कई सारी चर्चाएं भी की और मैंने कई सारे लोगों से समझने की कोशिश की। जिस तरह से डिफेंस पैक्ट
पाकिस्तान कर रहा है, उसमें अब बांग्लादेश भी आ गया, लीबिया भी आ गया, सऊदी अरेबिया और कई सारे रिपोर्ट्स ये हैं कि 8 और देशों के साथ इसी तरह की बातचीत चल रही है। तो क्या सर ये चाइना सपोर्टेड या चाइना लेड एक ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जिसमें पीछे से चाइना और आगे देखिए पाकिस्तान? वो अपना, हाँ, तो वो अपना कोशिश कर रहा है असीम मुनीर, मगर अब इस कीचड़ में हर एक हाथ डालना चाहता है। चाइना भी डालना चाहती है, फिर अमेरिका भी डालना चाहती है। तो देखेंगे क्या होगा। अभी जो मुआहदा हुआ है, जो अग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, एक नेटो जैसा अग्रीमेंट है। किसी देश के ऊपर अटैक होता है तो दूसरा देश उस जंग में आएगा, एक अग्रीमेंट है। अब सऊदी अरेबिया का क्या औकात है, भारत के साथ लड़ सकता है? उनका अपना कैपेसिटी है उनका? वो तो है न्यूक्लियर देश तो है ही नहीं है। वो भारत के साथ लड़ने का तो है ही नहीं, और भारत उनके लिए बहुत क्रूशियल है, तो इसलिए वो तो लड़ेंगे नहीं। भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में जब जंग होगी, क्या फिर वो आके इनको समर्थन थोड़ी देगा? नहीं देगा ना। पाकिस्तान और अमेरिका के दोनों के भी ऐसे ही सिमिलर अग्रीमेंट्स हैं, उनको समर्थन देंगे। क्या कौन आके रोका है उनको? 71 वॉर ने हमने जाके उसके इतना ठोक के आया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाई। अब बताइए, ये नेटो जैसे बहुत से अग्रीमेंट्स दुनिया में है, एक ऐसा जंग मुझे बताइए जब एक दो दो देश के बीच में जंग हो रही है, तीसरा कोई देश आके डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हुआ, ऐसा एक उदाहरण दिखाइए मुझे। कहीं नहीं हुआ है। तो आप सद्दाम हुसैन तो और सर फिर इसका मुअम्मर मकसद गद्दाफी का क्या है ही, फिर? तो फिर मकसद क्या है सर वो एक इसका? डेटरेंस वो एक डेटरेंस करके वो लेके चल रहा है। मगर आज देखिए उनकी हालत क्या है। 60 to 65% नेटो का पूरा फौज, उनका बजट अमेरिका देती है। अमेरिका वहां से हट जी। जाएगी तो नेटो क्या बची है? अभी या फिर डोनाल्ड ट्रंप मतलब ये कह वहां से सकते हैं कि इंटरनल इंटरनल कंजम्पशन के लिए सारी चीजें हो रही हैं कि अरे हमारे साथ ये भी है, बस हमारे बस साथ ये भी है। एक्सटर्नली पोस्चरिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादा नहीं है। इसलिए सऊदी अरेबिया, भारत पाकिस्तान के बीच में जंग होगी, सऊदी अरेबिया उसमें घुसेगी नहीं। तो ये किस लिए फिर? बस उनका सऊदी अरेबिया का ऐसा है सोच कि अमेरिका मतलब उनको भारत तो तंग भारत करेगा। अफगानिस्तान पे कुछ नहीं बोला, सऊदी अरेबिया। हाँ, देखिए ये सब जब फाइनली एक्चुअली कुछ एक्शन होगी, जी। अ, हर देश जी, मैं अपना सही बोल रही थी जंग, कि इंडिया अफगानिस्तान पे कुछ नहीं बोला सऊदी अरेबिया। हाँ, वही तो है ना फिर। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया अपना देखेगी ना। एग्रीमेंट्स अपनी जगह है, डोनाल्ड ट्रंप भी बोला है, बिल्कुल। नेटो है, मगर आप 5% आपके बजट आप इसमें खर्च नहीं करोगे तो हम आपके समर्थन में नहीं आएंगे। आप नेटो का मेंबर हो सकते हो, मगर फिर भी नहीं आएंगे। और एक बोला है डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या बोला है कि जंग आपने किसी को किसी के साथ छेड़खानी करके आप उनको उकसाओगे, फिर आपके खिलाफ जंग होगी, उसमें हम नहीं आएंगे। तो ऐसे बैठे बैठे कोई आपके ऊपर जंग करेगा तब देखेंगे। तो ऑलरेडी बहुत से कंडीशंस लगा दिया। सेम सऊदी अरेबिया के साथ भी वही होगा। सऊदी अरेबिया क्या करेगा? आपने जाके वहां क्यों कोई आतंकवादी घटना क्यों किया है? तो आपने किया, इसलिए भारत का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं आएंगे। तो जो भी है ये एग्रीमेंट्स, जब अहम मौके पर जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, कोई आपके समर्थन में नहीं आएगा। ये सिचुएशन है। पर फिर भी असीम मुनीर एक गुट बनाते जा रहा है। तो देखते हैं अभी, फिर उसका ब्लेसिंग्स तो चाइना का भी होगा, अमेरिका का भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही लोग इस्तेमाल करते हैं। इनका F-16 उड़ेगी नहीं। जब अमेरिका वहां से स्विच ऑफ करेगा तो इनके F-16 ग्राउंड में ही ऐसे मारा जाएगा। मतलब पूरे किल स्विच पूरा अमेरिका के पास है। अभी भी हम जितना नुकसान पहुंचाया उनको, पाकिस्तान को, वो पूरा नुकसान अभी अमेरिका भर रही है। $686 मिलियन सैंक्शन हुआ इनके F-16 प्रोग्राम का। ऑलरेडी जो बाइडेन के कालखंड में $200 मिलियन का बजट हुआ था। 200 मिलियन किसके लिए? उनके स्पेयर पार्ट्स रिपेयर के लिए, ग्रीस वीस डालने के लिए वो था। अब हमने इतना ठोका है, उनके पूरे लगभग कोई 7-8 F-16 पूरा ध्वस्त हो गया। बाकी भी बहुत डैमेजेस हुआ। एक तो डैमेज रिपेयर, दूसरा इनके जो जहाज पूरे नष्ट हो गया, उसका रिप्लेस करने के लिए नया जहाज उनको देंगे। तो 600 तीन गुने से ज्यादा बजट इनको दिया है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अभी किसी के साथ जंग करेगा अमेरिका, पाकिस्तान को जंग करने से रोकना है,
तो इनके पूरे स्विच ऑफ कर देगा। इनको ना सैटेलाइट की सिग्नल मिलेगी, इनको F-16 कोई काम नहीं आएंगे इनको। तो आई मीन ये तो फायदा चलते रहेंगे पूरे पोजीशनिंग और जियो स्ट्रेटेजिकल बकवास के लिए। इसीलिए मोदी जी ये डिसीजन लिया था कि आप ना न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर पाओगे, ना हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को देखेंगे। आप इस बार कुछ हरकत करेंगे, हम आगे आपको ठोकेंगे, और इस बार बहुत बुरी तरह आपको ठोकेंगे। तो हमारी हम तो इस पूरे ये इनके जो ढोंग है उसको समझ चुके हैं हम। अभी उस पर पड़ने वाला नहीं है, हम जाके मारेंगे। हाँ, पहले हम डर रहे थे कि ये न्यूक्लियर कुछ कर सकता है। वाजपेयी जी भी वही सोचा था, फिर मनमोहन सिंह जी भी वही सोचा था। जब मुंबई कांड हुआ था, मनमोहन सिंह जी इसीलिए उनको एयरफोर्स को परमिशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं वो बुजदिल था, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। उस समय हम तैयार नहीं थे, हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं थी। कुछ करेंगे वो एस्केलेट होगा, तो हम तैयार नहीं थे। और उनके पास बहुत पैसे थे, और अमेरिका उसको अफगानिस्तान जंग के चलते हुए बहुत हथियार पैसे दिए थे पाकिस्तान को। तो इसीलिए हम उस समय तैयार नहीं थे। तब से आज तक हम तैयारी की है। अब उनको जिस 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 एंगल से जहां हमें ठोकना है वो ठोक सकते हैं। हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो इसलिए हम ये निर्णय ले सक रहे हैं। तो ये हम भारत इस मौके पर पहुंच गया कि हम किसी की दबाव या किसी की बयानबाजी, किसी की धमकी से हम डरने वाला नहीं है। हमें जो करना है वो करेंगे। चाइना तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो न्यूक्लियर पावर्ड देश कभी भी डायरेक्टली जंग में नहीं गए। पहली बार भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में गए, और उससे पहले पहली बार हमने जाके बालाकोट में बॉम्ब डाल के आए। नहीं तो दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में कोई एक्शन कभी नहीं हुआ उसके बाद। तो अब हम उसको वार्निंग दे रहे हैं कि और टोकेंगे। और यहां तक बोल डाला मोदी जी और इवन राजनाथ सिंह जी दोनों में बोले हैं कि इस बार जो एक्शन होगी वो नेवी से शुरू होगा। और नेवी से जब शुरू होगा, पाकिस्तान की इतिहास और उनकी भूगोल ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे। तो और सर क्रिक में आप कुछ गड़बड़ करोगे, कराची हम कब्जा करेंगे, ये धमकियां सीधा हुआ है। तो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। तो करने दो, ये क्या फर्क पड़ता है, लीबिया जाओ, मलेशिया जाओ, बट टर्की जाओ, पाकिस्तान करना है का करो, तो कोई हम फर्क नहीं पड़ेगा हमें। पाकिस्तान के लिए सर हमारा काउंटर सारा रेडी है, सारी चीजें कम है। लेकिन चाइना की जो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जो कब्जा करने वाली, कि नेपाल पे भी कब्जा करना है, बे ऑफ बंगाल में भी चाहिए उनको, सारा अरेबियन सी तक उनको एक्सेस चाहिए, इसके लिए भारत की क्या काउंटर स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, हम ऑलरेडी उसके बारे में हम सोच रहे हैं, हम तैयार भी कर रहे हैं। इसीलिए हमारी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जहां मैं बैठा हूं विशाखापट्टनम, या यहाँ से कोई 100 किलोमीटर से भी कम एक जगह है, उसका नाम है रामबिल्ली। ये मैं कोई सीक्रेट आपके चैनल पे नहीं बोल रहा हूँ, ये तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वही बोल रहा हूँ मैं। रामबिल्ली में समुद्र के अंदर से हम हमारी पनडुब्बियां अंदर लेके जा सकते हैं। वहां गुफाएं बने हैं हम, ताकि हमारी जो सबमरीन्स हैं कभी भी समुद्र के ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है उनको। समुद्र से समुद्र वो पूरे इसमें बेस में चला जा सकता है, वहां वो ऊपर आ सकता है। वहां रिप्लेनिश करो, क्रू को बदलो, फिर उनको पानी दो, उनको जो देना है वो दे दो, मेडिसिन, फूड जो बदलना है वो बदल दो, रिपेयर्स करो, फिर समुद्र के अंदर जाके वो बाहर निकलेगा। तो वो हमने बनाया। फिर प्रोजेक्ट P75I और प्रोजेक्ट P76, इसके तहत हम बहुत सी चीज हम कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने भी देखा होगा, शायद आप के चैनल में इसके बारे में आप प्रोग्राम भी किया लगता है मुझे। K4 का हमने एक टेस्ट किया था विशाखापट्टनम, जहां मैं बैठा हूं यहीं से हुआ था वो। INS अरिघात एक सबमरीन है, वहां से हमने K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM हमने एक टेस्ट किया। 3,500 किलोमीटर हम वो बता रहे हैं। मगर नोटम जो इश्यू हुआ, नोटम का मतलब है नोटिस टू एयरमैन, मतलब उस जगह पे और उस समय पे कोई यहां से फ्लाई मत करिए, क्योंकि हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं। ये नोटिस जब हमने जारी किया, वो 5,500 किलोमीटर के लिए दिया था। तो हमने बस पब्लिक डोमेन में हमने इतना बोला है कि 3,500, मगर उसका क्षमता 5,500 से भी ज्यादा है। और ये K4 का टेस्टिंग हुआ है। तो मान लीजिए कि जब चाइना के साथ कुछ गड़बड़ होगा,
हमारी पनडुब्बियां जाएंगे, फिर मारेंगे, सीधा बीजिंग को मार सकते हैं। तो वी हैव दैट कैपेसिटी, इसीलिए चाइना डरती है। चाइना कुछ छोटे छोटे इधर उधर घटनाएं हो सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, पर उससे ज्यादा हमारे साथ कोई बड़ा जंग करने के लिए वो तैयार नहीं है, कर नहीं सकता है। ना अरुणाचल में कर सकता है, ना लद्दाख में कर सकता है। तो उनका एक ही ऑप्शन है कि यहाँ बुजदिल सरकार बैठेगी ना कभी यहाँ कोalition गवर्नमेंट आएगी, और जो कॉम्प्रोमाइज लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे कांग्रेस का तो उनके साथ एमओयू भी है, तो ऐसे लोग यहाँ बैठेंगे, वो उनको खरीद सकता है, तब हमारे लिए गड़बड़ हो सकता है। जैसे श्रीलंका में ने किया, श्रीलंका के राजपक्षा जो दोनों भाई हैं, उनको खरीद लिया था चाइना ने, तो पूरा चाइना को हम्बनतोटा दे दिया, उनका कोलंबो पोर्ट में एक आधा पोर्ट उनको दे दिया। जो किया हमने देखा है, उधर भी इनका मालदीव्स में भी उनका लीडरशिप को खरीद लिया, और मोइजू जो है वो इंडिया आउट कैंपेन से वो जीत गया उधर। यहाँ नेपाल में केपी शर्मा ओली को खरीद लिया। वो लोग कभी डेमोक्रेसी देखी ही नहीं है चाइना, इसीलिए उनका इन्वेस्टमेंट, उनका सोच जो है, आप नेताओं को पकड़ो, पूरा देश हमारे कब्जे में आएगा। मगर जब नेता निकल जाएगा तो देश फिर क्या होगा। अब देखिए अफगानिस्तान, पहले तालिबान के साथ हमारे कोई रिश्ता नहीं थे, पहले बार जब वो आए थे 2000 में, तो अब देखिए तालिबान पूरा हमारी गुण गा रही है। हम उनके प्रजा, उनके पॉपुलेशन के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया है। उनको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, पार्लियामेंट हाउस बनाया, सलमा डैम बनाया, इतने रोड्स बनाया, उनको बहुत कुछ किया हमने। तो इसीलिए वो पाकिस्तान के मुस्लिम देश होने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ इतना नफरत है, और काफिर देश होने के बावजूद भारत के साथ इतना अच्छा रिश्ता है उनका। और उनका पूरा क्रिकेट टीम को हमने यहाँ होम ग्राउंड बना के उनको दिया है, चाहे रशीद खान हो, जो भी हो। तो ये है, तो दैट इज द इशू। हाँ, तो चाइना जो है उनका इन्वेस्टमेंट नेता में है, हम उनके देश, उनके प्रजा में इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स हमें मिलेंगे, शॉर्ट टर्म हम नुकसान झेल सकते हैं। ऐसे जो भी चाइना के टट्टू आगे बैठेगा, थोड़ा हमें नुकसान होगी फॉर शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म हम उसको हैंडल करें। एक और हमने जो अच्छी बात की मोदी जी आने के बाद, वो है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पहला ए.के. एंटनी पार्लियामेंट में बोला था, उनसे एक प्रश्न पूछा गया, आप बॉर्डर एरियाज पे रोड्स क्यों नहीं बना रहे? तो उनका बयान था कि हम रोड्स बनाएंगे, चाइना उससे वहां से घुस के उन्हीं रोड, उन्हीं रास्तों को, उन्हीं सड़कों को इस्तेमाल करके घुस सकती है, इसलिए हमने नहीं बनाया। ये हमारी स्ट्रैटेजी है करके बोला था। मगर मोदी जी वहां ब्रिजेस बना रहे हैं, वहां ऑल वेदर रोड्स बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, सेला टनल बन गया, बहुत से बना रहे हैं, हम इजिली एक्सेस करते हैं। गलवान में हमारी फौज जो है पैदल जाना पड़ा उनको चेक करने के लिए, अभी वहां 2 ब्रिजेस आ गए हैं, एकदम से हम जा सकते हैं। पहले जम्मू से श्रीनगर जाना हो, पूरे सिविलियन ट्रैफिक को रोक के हमारी टैंक्स, हमारी फील्ड गन्स वो लेके जाना पड़ता था। अभी पूरे मिलिट्री रेलवे वैगन्स में हम लेके जा रहे हैं, कोई तंग नहीं है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं। तो पिछले 7-8 साल में पूरे हमारी बॉर्डर एरियाज को हमने सिक्योर किया। तो उनको होगा तो 4-5 साल के अंदर अंदर उनको कुछ करना है, उसके बाद चाइना हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सोचने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। वी ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल दैट। जी बिल्कुल। तो ये भारत पहले वाला भारत नहीं है, भारत की तैयारी पूरी लंबी और मजबूत तैयारी है। यूएस हो या फिर चाइना हो, दोनों की ही गेम को लगातार भारत जो है वो काउंटर कर रहा है, और जो भारत की काउंटर स्ट्रेटजी है वो भी काफ़ी इफेक्टिव नज़र आती है। सो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।